प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। मुल्क स्पेन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। दोस्तों, बादशाह बड़ा ताकतवर और दौलतमंद आदमी था। बादशाह के खजाने हर वक्त सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरे रहते थे और बादशाह की फौज इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि बादशाह के डर से उसके दुश्मन थर थर कांपते थे। एक दिन का वाक़या है कि बादशाह सलामत के दारुल हुकूमत में एक गरीबी परदेसी आ निकला। उसके सर पर ना तो टोपी थी, ना ही पाँव में जूता था। उसने टूटे फूटे कपड़े पहन रखे थे। दोस्तों, वो इधर उधर देख रहा था कि शायद किसी अल्लाह के बंदे को उस पर तरस आ जाए और उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। वो बेचारा गिरता पड़ता चला जा रहा था कि अचानक उसे ठोकर लगी और वो धड़म से जमीन पर आ गिरा। अभी वो बेचारा उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे पास ही जमीन पर एक लाल सी चीज चमकती दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। दोस्तों, एक छोटा सा पत्थर था जिसमें से सुर्ख शुआएं फूट रही थीं। उसने हीरे जवाहरात के नाम तो सुन रखे थे, लेकिन कभी उसने देखे नहीं थे, ना ही उसने कभी हीरे जवाहरात ख्वाब में देखे थे। दोस्तों, वो बेचारा सोचने लगा कि आसपास कोई आदमी होगा, उसे मैं ये पत्थर दिखाता हूँ, शायद वो इसके बदले में मुझे एक आधी रोटी दे दे। दोस्तों, वो बेचारा घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से उठा और कमर सीधी करके इधर उधर देखने लगा तो सामने उसे एक जवाहरी की दुकान नजर आई। उसने सोचा कि इस आदमी से ही किसी खाने की दुकान का पता पूछता हूँ। चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस जवाहरी के पास पहुंच गया। उसे सलाम करके कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई खाने की दुकान है? तो जवाहरी कहने लगा, ऐसा करो, ये गली में बाएं तरफ मुड़ जाओ, चंद कदम के फासले पर एक दुकान है, वहाँ बड़ा लजीज खाना मिलता है। दोस्तों, बेचारे परदेसी ने गली की तरफ कदम बढ़ा दिया। फिर बेचारा सोच कर रुक गया कि इस जवाहरी को ही पत्थर दिखाता हूँ, हो सकता है इसके बारे में ये मुझे कुछ बता सके। दोस्तों, उसने मुट्ठी खोली और चमकता हुआ पत्थर जब जवाहरी को दिखाया तो पूछने लगा, मियाँ तुम बता सकते हो ये क्या चीज है? दोस्तों, जवाहरी ने पत्थर को गौर से देखा और बोला, मुझे तो ये बड़ी कीमती चीज मालूम होती है। तुम ऐसे करो, शाही महल में चले जाओ और शाही बावर्ची खाने के दरोगा से मिलो। वो बड़ा नेक दिल आदमी है, उम्मीद है वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मगर जरा ठहरो, तुम्हारी शक्ल पर तो 11:30 बज रहे हैं। ये लो, ये कुछ खाते जाओ, कुछ खाना खाने से तुम्हारे मुंह पर रौनक आ जाएगी। दोस्तों, वो आदमी खाना खाकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। जब वो शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा तो शाही बावर्ची खाने के दरोगा से मिलने की ख्वाहिश करने लगा। दरबानों ने उसे दरोगा के पास भेज दिया। दरोगा ने जब उसे देखा तो नाक बू चढ़ाई और कहने लगा, तुम कौन आदमी हो? कपड़ों से तो तुम पागल लगते हो, यहाँ क्या करने आए हो? परदेसी बेचारा डरते डरते कहने लगा, जनाब, मुझे आपके पास एक जवाहरी ने भेजा है। उसका कहना है आप बड़े रहमदिल आदमी हैं। ये मेरे पास एक पत्थर है जो मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। मैं तो 3 दिन का भूखा हूँ। अगर ये आपके किसी काम का हो तो आप इसे रख लें और उसके बदले में मुझे रोटी दे दें। दोस्तों, वो दरोगा पत्थर को देखकर बोला, ऐ परदेसी, खुश हो जाओ, लगता है तुम्हारी किस्मत तुझ पर मेहरबान हो गई है। खुशहाली के दरवाजे तुम पर खुलने वाले हैं। तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आज की रात तू मेरे पास रुक जा, कल सुबह तुझे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश करूंगा, वही तुझे इस पत्थर की सही कीमत बताएंगे। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह को परदेसी ने नहा धोकर दरोगा के दिए हुए कपड़े पहने और नाश्ता करके बादशाह सलामत के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह के खजानों में दुनिया जहान के बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात, लाल मोती भरे पड़े थे, लेकिन ऐसा खूबसूरत और अनमोल मोती तो बादशाह ने भी आज तक नहीं देखा था। दोस्तों, ये मोती अफगान शहर के बदख्शां इलाके में पाया जाता था। इस शहर के मोती दुनिया भर में मशहूर थे। बादशाह और मालदार रईस मुंह मांगी कीमत पर
इन मोतियों को हासिल करते थे। दोस्तों बादशाह सलामत थोड़ी देर तो मोती को देखते रहे, जिसकी तमक दमक से उनकी आंखें खैरा हो रही थी। फिर 3 दफा ताली बजाकर बोलने लगे, कोई है। दोस्तों पलक झपकते में ही एक हबशी गुलाम पर्दे के पीछे से निकला और हाथ बांधे गर्दन झुकाए हुए बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने गुलाम को हुक्म दिया, खजांची से कहो अशरफियों का एक थैला लेकर आए। दोस्तों गुलाम ने झुककर 3 फर्शी सलाम किए और उल्टे कदमों वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद खजांची सोने की अशरफियों से भरी हुई थैली लेकर हाजिर हुआ और बादशाह की खिदमत में पेश करके एक तरफ अदब से खड़ा हो गया। दोस्तों बादशाह ने थैली परदेसी की तरफ फेंकी और कहने लगा, तुम जो कोई भी हो, ये मोती तुम्हें जहां से भी मिला है, थैली उठाओ और ये मोती हमें दे दो। दोस्तों परदेसी तो बहुत खुश हो रहा था। उसने जल्दी से थैली उठाई और बादशाह को सलाम करता हुआ उल्टे कदमों दरबार से बाहर निकल गया। बादशाह ने वो मोती खजांची को दिया और उसे हुक्म दे डाला कि इसे सोने की डबिया में बंद करके हमारे शाही खजाने में रख दो। दोस्तों इस वाक़े को चंद रोज ही गुजरे थे कि बादशाह को दोबारा से इस मोती का ख्याल आया जो उसने उस परदेसी से खरीदा था। बादशाह शाही खजाने में गया, डबिया खोली तो उसमें से लाल के बजाय एक लंबा तड़ंगा खूबसूरत नौजवान निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। दोस्तों बादशाह का तो मारे हैरत के बुरा हाल था। वो कभी डबिया को देखता तो कभी उस नौजवान को जो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब बादशाह के उसान जरा बहाल हुए तो वो कहने लगा, तुम कौन हो और मेरा मोती कहाँ है जो मैंने इस डबिया में बंद किया था। दोस्तों वो आगे से लड़का बोला, हजूर मैं वही मोती हूँ। हजूरे वाला आप मुझसे जो खिदमत लेना चाहे ले सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दोस्तों बादशाह थोड़ी देर तो हैरानो परेशान सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़े मीठे लहजे में कहा, हमें इससे कोई गरज नहीं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तुम तो हमें एक बहादुर और निडर नौजवान लगते हो। क्या तुम हमारे खास फौजी दस्ते में मुलाजमत करना पसंद करोगे। दोस्तों नौजवान ने दायां हाथ सीने पर रखकर और गर्दन झुकाकर कहा, हजूर मैं आपकी खिदमत में हर तरह से हाजिर हूँ। आप मुझे जो भी हुक्म कहेंगे मैं उसे फौरन बजा लाऊंगा। दोस्तों उन दिनों में बादशाह की सल्तनत से कुछ फासले पर एक घने जंगल में एक बड़ा जालिम और संगदल डाकू रहता था। लोग उसे रुस्तम पहलवान के नाम से जानते थे। दोस्तों वो अपने नाम की तरह बड़ा ताकतवर और हिम्मत वाला डाकू था। उसका जिस्म इतना सड़वल था कि अगर उसके जिस्म पर अखरोट मारो या पत्थर भी मारो तो पत्थर भी टूट जाते थे, उसे कुछ नहीं होता था। दोस्तों वो डाकू दूर दराज के गांव में डाके डालता था, लेकिन अब वो इतना बहादुर हो गया था कि बादशाह के शहर में कभी भी घुस आता और लूट मार करके भाग जाता था। अब तक बादशाह सलामत के कई नामी गरामी फौजी अफसरान को बादशाह डाकू की तलाश में भेज चुका था, लेकिन कोई भी अफसर जिंदा उस जंगल से वापस नहीं आ सका। दोस्तों बादशाह डाकू के हाथों बड़ा तंग था। बादशाह ने एक ऐलान करा रखा था कि कोई भी बहादुर नौजवान जो उस डाकू को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करेगा, मैं उसकी शादी अपनी अकलौती शहजादी से कराऊंगा और मेरे मरने के बाद वही मेरे तख्तो ताज का मालिक भी होगा। लेकिन कोई भी आदमी उस डाकू के डर से बादशाह के सामने नहीं आया, क्योंकि हर एक को अपनी जान प्यारी थी। दोस्तों नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत आप मुझे कोई काम बताइए, मैं जरूर आपका हुक्म बजा लाऊंगा। तो बादशाह बोला, हम तुम्हें एक ऐसा काम बताएंगे जो तुम्हारी शान के मुताबिक भी होगा। तो सुनो लड़के, एक बदबख्त डाकू ने कई महीनों से हमें परेशान कर रखा है। वो बड़ा दलेर और बहादुर आदमी है, वो चालाक और शायर भी है। क्या तुम उस डाकू से लड़ सकते हो? तो वो लड़का बोला, हजूर मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपकी खिदमत बजा ला सकूं। हजूर चंद फौजी मेरी कमान में दे दें,
इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसका सर आपके कदमों में होगा। दोस्तों दूसरे दिन नौजवान जिस्म पर हथियार सजाकर फौजी जवानों का छोटा सा दस्ता लेकर जंगल वाले डाकू की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों उस जंगल में गार थी, उस गार में डाकू रहता था। जंगल बहुत घना और लंबा चौड़ा था। दोस्तों दिन में भी वहां रात का ही समा होता था। लोग तो दिन के वक्त भी उस जंगल की तरफ जाने से डरते थे, लेकिन ये बहादुर नौजवान दीवानावार अंदर घुसता चला गया। दोपहर होने तक ये लड़का गार के करीब पहुंच गया। दोस्तों इस नौजवान और डाकू के दरमियान बड़ी सख्त जंग हुई। बहुत सारे सिपाही मैदान जंग में मारे गए, लेकिन ये नौजवान डटा रहा। इसने शाम होने से पहले पहले तमाम डाकुओं का सफाया कर दिया। डाकुओं का सरदार रुस्तम जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया। नौजवान उसे बादशाह के शहर में ले आया, जहां उसने उसे एक दरख्त पर लटकाकर फांसी दे दी। दोस्तों बादशाह ने वादे के मुताबिक अपनी इकलौती शहजादी की शादी उस नौजवान से करा दी। उसी खुशी में पूरे 11 दिन तक बादशाह के मुल्क में जश्न मनाया गया। दोस्तों शहजादी की शादी को 1 महीना हो गया था। इस अरसे में शहजादी ने नौजवान से कोई बात नहीं पूछी थी, क्योंकि उसने शहजादी को सख्ती से मना किया था कि उससे मुतल्लक एक लफ्ज भी जुबान पर न लाए। लेकिन शहजादी के दिल पर हर वक्त यही बेकरारी लगी रहती थी कि तुम किस शहर के हो और किस मुल्क के बशिंदे हो। अब तो हम दोनों मियाँ बीवी हैं, अब तो तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। लेकिन वो बहादुर नौजवान शहजादी को अपने बारे में नहीं बताना चाहता था। दोस्तों एक दिन का वाकया है। वो दोनों मियाँ बीवी दरिया के किनारे टहल रहे थे कि शहजादी बोली, हमारी शादी को इतने साल गुजर गए हैं, अब तो आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन हैं और किस मुल्क के रहने वाले हैं। दोस्तों ये सुनकर उस नौजवान का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। उसने लड़ती हुई आवाज में कहा, शहजादी साहिबा मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे मतलब कभी कुछ न पूछना, वरना आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। ये कहकर उसने दरिया में छलांग लगा दी और शहजादी चीखती चिल्लाती उसके पीछे दौड़ी। लेकिन दोस्तों दरिया की लहरें बहुत तेज थीं। उस लड़के को बहाकर खुदा जाने वो कहां ले गईं। बादशाह ने बहुत बड़े बड़े गोताखोरों को बुलवाया और अपने दामाद को ढूंढने के लिए उसने बहुत सारी कोशिशें करवाई। दरिया में लंबे लंबे जाल लगवाए, लेकिन वो नौजवान किसी को नहीं मिला। शहजादी बेचारी ने भी चूड़ियां तोड़ डालीं। उसने स्याह मातमी लिबास पहन लिया। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था। बादशाह ने उसका दिल बहलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन शहजादी का गम बढ़ता ही जा रहा था और बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। और बादशाह को अपनी बेटी की मौत पक्की नजर आ रही थी। एक दिन दोपहर को शहजादी अपने कमरे के झरोखे में बैठी सामने के मंजर का नजारा कर रही थी कि उसकी कनीज वहां आ गई। वो शहजादी को देख कर रुक गई, फिर पास आकर बोली, जान की ईमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं क्या। शहजादी कहने लगी, कहो क्या कहना चाहती हो। तो कनीज बोली, हजूर कल आधी रात मेरे पेट में दर्द उठा, मुझे किसी तरह से चैन नहीं आ रहा था। मैं बाहर चहल कदमी के लिए निकल गई, लेकिन मैं टहलती टहलती बेख्याली में दरिया के किनारे की तरफ चली गई। अचानक दरिया का किनारा रोशनी से जगमगा उठा और फिर देखते ही देखते आसमान से उड़न खटोले उतरे, जिन पर परीजाद सवार थे। उन्होंने किनारे पर खूबसूरत कालीन बिछाए। उस पर एक बड़ा सा सोने का तख्त उतरा। उस पर एक बड़ा खूबसूरत आदमी बैठा था। उसके सर पर ताज लगा था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। जब सब परीजाद अपनी जगह पर अदब से बैठ गए तो उस बड़े आदमी ने साजिंदों को इशारा किया और वो साज बजाने लगे। परीजादों के बादशाह के दाएं जानब एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जो कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। मैंने गौर से उसे देखा तो मुंह से चीख निकलते निकलते बची। कसम से वो बिल्कुल आपके शौहर जैसा था। दोस्तों शहजादी ने जब ये बात सुनी तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खुशी से कांपने लगा और वो कहने लगी, आज रात तुम मुझे वहां ले चलो,
हो सकता है आज भी परिजादों का बादशाह वहाँ आए और हमें वो नौजवान देखने को मिल जाए। तो वो कनीज कहने लगी, शहजादी कल रात तो न जाने किस धुन में मैं अकेली चली गई थी। अब तो मुझे बड़ा डर लगता है, कोई मर्द हमारे साथ लाजमी होना चाहिए। शहजादी बोली, अरे डरो मत, चलो ऐसा करो, तुम्हारे शौहर अल्लाह रखे को ले चलते हैं। दोस्तों जब आधी रात हुई तो शहजादी चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर बागीचे में वो कनीज अपने शौहर के साथ उसका इंतजार कर रही थी। तीनों महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर दरिया के किनारे पर पहुंचे। वो एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गए। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एकदम से दरिया का किनारा रोशन हो गया। फिर वही कुछ हुआ जो पिछली रात को हुआ था। सब परिजाद अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बादशाह ने साजिंदों को इशारा किया तो शहजादी दरख्त की ओट से निकलकर उन साजिंदों के पास जा बैठी और दर्द भरी आवाज में गाना गाना शुरू कर दिया। तमाम परिजाद शहजादी का गाना सुनते रहे। मालूम होता था कि उसके गाने ने उन सब लोगों पर जादू कर दिया हो। दोस्तों जब गाना खत्म हुआ तो बादशाह बोला, वाह वाह सुभान अल्लाह, ऐ लड़की तूने तो हमें खुश कर दिया है, मांग तू क्या मांगती है। दोस्तों वो शहजादी बोली, हजूर मुझे मेरा शौहर वापस कर दीजिए, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों वो परिजादों का बादशाह बोला, हम परिजादों के बादशाह हैं, ये हमारा बेटा है। एक दिन ये हमसे किसी बात पर नाराज हो गया था तो इसे हमने मोती बनाकर तुम्हारे शहर में फेंक दिया था। खैर अब इसे अपने किए की काफी सजा मिल चुकी है। हम एक बादशाह सलामत हैं, हम अपनी बात के पक्के हैं। हमने तुमसे कहा था, कहो क्या मांगती हो तुम्हें अता किया जाएगा। अगर तुमने यही मांगा है तो हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। ये लो हम तुम्हें तुम्हारा शौहर वापस करते हैं। दोस्तों उसके साथ ही तमाम परिजाद और बादशाह गायब हो गए और शहजादी उस नौजवान को पाकर बड़ी खुश हुई। वो उसे लेकर सीधा अपने महल में आई और अपने वालिद बादशाह सलामत को सारा वाकया सुनाया कि ये परिजादों का बादशाह है। दोस्तों बादशाह सलामत ये सुनकर बड़े खुश हुए और बादशाह ने अपनी तमाम सल्तनत उस शहजादे के नाम कर दी। दोस्तों इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि एक तालिब इल्म किसी मुल्क के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। उस मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो शहजादी इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील थी। तालिब इल्म जवान था। जवानी का आलम ये था कि वो बादशाह की बेटी पर फिदा हो गया। उस नौजवान की हैसियत ये नहीं थी कि वो बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांग लेता। वो नौजवान बड़ा परेशान रहा करता था। तो उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि आखिर क्या किया जाए। तो उसके दोस्तों ने उसे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बादशाह सलामत को अगर हमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा तेल में जला डालेंगे। दोस्तों अब वो नौजवान और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बल आखिर उसने ये फैसला किया कि इस परेशानी से अच्छा ये होगा कि बादशाह सलामत की खिदमत में मैं खुद जाकर दरखास्त करूं। फिर किस्मत अपनी ही है, तेल में जलना नसीब हो या बादशाह की बेटी नसीब हो। दोस्तों अब वो नौजवान बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने आने की वजह पूछी। तो नौजवान ने घबराहट के आलम में अपना सारा किस्सा सुना दिया कि बादशाह सलामत, मेरा आपकी बेटी पर दिल ला गया है। आप मेरे ऊपर एहसान करके अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दें। दोस्तों ये सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कहा, इस नौजवान की हैसियत तो देखो, ये मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगने आया है। दोस्तों बादशाह सलामत ने कुछ सोचना शुरू कर दिया कि इस नौजवान को क्या जवाब दिया जाए ताकि ये रिश्ता मांगने से खुद ही इनकार कर दे। दोस्तों बादशाह ने उस नौजवान के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम इस शर्त को पूरा करोगे
तो मैं अपनी बेटी शहजादी का निकाह तुमसे करा दूंगा, और अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हें जलते हुए तेल में डाल दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, शर्त ये रखी गई कि उस नौजवान ने 2 बोरी जिंदा बिच्छू लाने हैं, फिर बादशाह सलामत तुम्हारा निकाह अपनी शहजादी से करवा देगा। लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हें जलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, बादशाह ने ये शर्त इस वजह से रखी थी कि इतने ज्यादा बिच्छू ये नौजवान कहां से लाएगा। यकीनन ये नौजवान इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा और दोबारा रिश्ता मांगने नहीं आएगा। नौजवान ये सुनकर और भी परेशान हो गया। उस नौजवान ने बादशाह की दोनों शर्तें मान ली। दोस्तों, उस नौजवान ने अपने मदरसे का रुख कर लिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया, लेकिन उसे पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा था। उस नौजवान का एक उस्ताद था जो काफी दिनों से इस पर नजर रख रहा था। दोस्तों, उस्ताद ये सारा मंजर देख रहा था कि इस नौजवान को क्या हो गया है, ये हर वक्त परेशान रहता है। एक दिन उस्ताद ने उसे अपने पास बुलाकर उसके परेशान होने की वजह पूछी, तो नौजवान ने सारा किस्सा सुना दिया और बादशाह की शर्त से भी आगाह कर दिया। तो उसके उस्ताद ने नौजवान को समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिच्छू जमा करने का तरीका बताता हूँ। तो उस्ताद कहने लगा कि शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम इतने सारे बिच्छू जमा कर लोगे। दोस्तों, अब वो नौजवान खुशी के मारे शाम होने का इंतजार कर रहा था। बलाखिर शाम भी आ गई तो तालिबे इल्म अपने उस्ताद मोहतरम के पास पहुंच गया। तो उस्ताद ने उसे 2 बोरियां लाने को कहा। जब नौजवान ने बोरियां लाकर उस्ताद के सामने पेश कर दी तो उस्ताद ने उसे एक पुराने कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताकर कहा कि फलां कब्र पर जाओ और कब्र से सारी मिट्टी निकालो, और आखिर में जब एक ईंट रह जाए तो शुरू की एक ईंट निकाल कर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब बोरी भर जाए तो इस बोरी का मुंह किसी रस्सी से बांध लेना और फिर दूसरी बोरी आगे कर देना और उस बोरी के भर जाने पर बोरी का मुंह भी बांध देना। उसके बाद कब्र को अच्छी तरह से वापस बंद कर देना और बोरियां बादशाह के पास ले जाना। दोस्तों, तालिबे इल्म ने अपने उस्ताद मोहतरम के कहने पर बिल्कुल इसी तरह किया जिस तरह उसके उस्ताद ने बताया था। तालिबे इल्म ने बिच्छू से भरी हुई बोरियां बादशाह सलामत के सामने पेश कर दी तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी शहजादी बेटी की शादी उस नौजवान से करा दी और तालिबे इल्म को अपने पास बुलाकर बिच्छू जमा करने का राज पूछा कि तुमने इतने सारे बिच्छू कहां से जमा किए। तो वो नौजवान कहने लगा कि मेरा एक उस्ताद है, उसने मुझे एक कब्रिस्तान में कब्र का पता बताया था। मैंने अपने उस्ताद के बताए हुए तरीके के मुताबिक कब्र से ये बोरियां भर ली हैं। बादशाह सलामत ने उस्ताद को हाजिर होने का हुक्म दिया। दोस्तों, अगले दिन उस्ताद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस्ताद से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम था कि फलां कब्र में इतने सारे बिच्छू मौजूद हैं। तो उस्ताद कहने लगा, ये फलां आदमी की कब्र है, ये अपनी जिंदगी में बहुत बड़े गुनाह करता था, ये लोगों को गलीज गालियां देता था और मुसलमानों की दिल आजारी करता था। मैंने किसी अल्लाह के बंदे से सुना था कि जो आदमी मुसलमानों की दिल आजारी करे और उन्हें गालियां दे तो उसकी कब्र में बिच्छू जमा हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपने शागिर्द को उस कब्र पर जाने और वहां से बिच्छू इकट्ठा करने का कहा था। इस तरह मेरे शागिर्द ने उस कब्र से जाकर वहां से 2 बोरियां बिच्छू की भरकर आपके सामने पेश कर दी। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कब्र के अजाब से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।